क्वेश्चन है 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है। बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बाल्टी को भरा जा रहा है और 6 मिनट में एक बाल्टी का कितना भाग भरता है? 4/13 भाग भर जाता है। तो यहाँ पर जो भिन्न दिया हुआ है वो है 4/13। तो आपको ऐसा समझना है कि बाल्टी में जो कुल मात्रा आती है वो कितनी आती है। कुल मात्रा यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है ना 13, इसको ही हमें मानना है कि कुल मात्रा तो कितनी आती है, 13 यूनिट आती है। लेकिन बाल्टी भर गई है तो कितनी मात्रा भर गई है? 4 यूनिट भर गई है। 13 यूनिट में से 4 यूनिट मात्रा तो बाल्टी में आ ही गई है। लेकिन अब शेष मात्रा कितनी आनी बाकी है? अगर 13 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9 यूनिट। तो आपको ऐसा ही समझना है कि 9 यूनिट मात्रा अभी पानी की बाल्टी में भरी जाएगी। तो यहाँ पर अब देखिए कि जो ये 4 यूनिट मात्रा है ना, इसको भरने में तो कितना समय लगा है? 6 मिनट का समय लगा है। तो यहाँ पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि 4 यूनिट मात्रा को भरने में कितना समय लगता है? 6 मिनट का समय लगता है। अगर 1 यूनिट भरा जाता तो 1 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? 6/4 मिनट का समय लगेगा। प्रश्न में तो ये पूछा गया है ना कि बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। आपको पता है कि बाल्टी में अभी कितना पानी भरना शेष है? 9 यूनिट पानी भरना शेष है। तो यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो बची हुई बाल्टी है यानी कि 4 यूनिट पानी तो भर ही गया है। बची हुई बाल्टी यानी कि जो पानी अभी उसमें आना शेष है, 9 यूनिट पानी अभी बाल्टी में आना शेष है, उसी पानी को भरने में अब कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 9 यूनिट पानी कितने समय में भर पाएगा। तो आपको पता है कि 1 यूनिट पानी कितने समय में भर पाएगा? 6/4 मिनट में भर पाएगा। तो यहाँ पर 6/4 तो हमें लिखना ही है और 9 का हमें गुणा करना होगा और आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। आप 4 के पहाड़ यहाँ पर 2 के पहाड़े से इन दोनों संख्याओं को काटोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 का गुणा 9 से होगा तो कितना आएगा? 27 आएगा और बट्टे में 2 है और जब 27 में 2 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13 सही 1/2 मिनट। और 13 सही 1/2 मिनट ही किसके बराबर होता है? यहाँ पर दिए गए ऑप्शन से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है कि 13 मिनट 30 सेकंड, तो 13 सही 1/2 मिनट का यही अर्थ होता है, 13 मिनट और 30 सेकंड। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम है, राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि धनराशि है और यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है। एक कंडीशन तो ऐसी है जिसमें क्या है, समय जो है वो 3 वर्ष है और दर कितना है? 14% है। और यहाँ पर मूलधन तो दिया नहीं हुआ लेकिन ऐसा बोल दिया गया कि निश्चित धनराशि है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्न में मूलधन ही ज्ञात करना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि राशि तो वही है, जो राशि पहली कंडीशन में वही राशि दूसरी कंडीशन में है। यहाँ पर दर भी वही है जो पहली कंडीशन में है 14%, लेकिन यहाँ पर समय में अंतर है। यानी कि यहाँ पर अगर पहली कंडीशन में 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है तो दूसरी कंडीशन में हमें 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। और यहाँ पर ब्याज में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है? 4200 रुपये का दिया हुआ है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है? 100 यूनिट है। हमें यहाँ पर मूलधन ही ज्ञात करना है प्रश्न में। यहाँ पर हमने मान लिया कि मूलधन कितना है? 100 यूनिट है। तो यहाँ पर अब हम ब्याज निकालते हैं। हमारे पास दो कंडीशन है ना। पहली कंडीशन में दिया हुआ है कि जो समय है ना वो कितना है? 3 वर्ष है और राशि तो हमने यहाँ पर मान ही ली है 100 यूनिट। और यहाँ पर जो दर है ना वो कितनी है? 14% है। लेकिन दर यहाँ पर कैसी है? वार्षिक दर है। वार्षिक दर से हमें ये पता लगेगा कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर यहाँ पर हमने मूलधन 100 यूनिट माना है ना, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 14 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि दर यहाँ पर कितनी है? 14% है और वार्षिक दर है, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज हमें इस दर से पता लग जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो ये ब्याज है ना, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में हर वर्ष के लिए ब्याज जो होता है वो समान होता है, क्योंकि हर वर्ष के लिए मूलधन समान होता है तो ब्याज भी समान होता है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 14 यूनिट है। और यहाँ पर पहली कंडीशन में कितने वर्ष का ब्याज निकालना है? हमें 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज हमें पता लग ही गया है और साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज समान होता है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 14 का गुणा 3 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो पहली कंडीशन में साधारण ब्याज निकालना था, तो वह साधारण ब्याज कितना आया है? 42 यूनिट आया है। अगर मूलधन कितना माना है हमने? 100 यूनिट माना है। तो
अब हम दूसरी कंडीशन से भी ब्याज निकालते हैं कि कितना ब्याज आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि दूसरी कंडीशन में राशि तो समान ही है, कि यहाँ पर जो राशि हमने 100 मानी है ना पहली कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन में भी राशि तो हम यहाँ पर कितनी ही मान रहे हैं, 100 ही मान रहे हैं, क्योंकि समान राशि है। दर भी समान है। दर कितनी लेनी है, 14% ही लेनी है, और वार्षिक दर है ये। और यहाँ पर जो समय है ना, समय कितना है, 5 वर्ष का समय यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ब्याज कैसे निकालेंगे, हमें पता है ना कि 14% वार्षिक दर है, मूलधन यहाँ पर 100 ही माना है, तो 1 वर्ष का ब्याज तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 5 वर्ष का समय है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 70 यूनिट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर समझना था। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ये 3 वर्ष का ब्याज है वो कितना है, 42 यूनिट है, और 5 वर्ष का ब्याज है वो कितना है, 70 यूनिट है। तो 5 वर्ष का ब्याज जो है वो 3 वर्ष के ब्याज से ज़्यादा है, क्योंकि 5 वर्ष के ब्याज में 2 वर्ष की ब्याज ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्याज में अंतर तो है, लेकिन कितना अंतर है, ये अंतर है 28 यूनिट का। लेकिन प्रश्न में यही अंतर किसके बराबर दे रखा है, 4200 रुपये के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर 28 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4200 रुपये के बराबर होगी। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4200 में हम किससे भाग देंगे, 28 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 14 के पहाड़े से कट जाएगी ये दोनों संख्याएं। 14 तिया 42 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 300, और बट्टे में आ जाएगा 2, और 2 के पहाड़े से जब 300 काटा जाएगा तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 रुपये आ जाएगी। अब प्रश्न में तो क्या ज्ञात करना है कि राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। और आपको पता है ना कि यहाँ पर जब हम प्रश्न को हल कर रहे हैं तो हमने मूलधन कितने यूनिट माना है, 100 यूनिट माना है। और हमें ये पता लग गया है कि जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 150 रुपये के बराबर है। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 100 यूनिट अगर हमें पता लगाना है तो हमें क्या करना होगा, 1 यूनिट यानी कि 150 रुपये में 100 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 15,000 रुपये, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, जो कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो क्रय मूल्य है ना और अंकित मूल्य में संबंध क्या दिया हुआ है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। अगर क्रय मूल्य यहाँ पर हम 100 रुपये मान रहे हैं तो अंकित मूल्य हमें क्या मानना होगा, क्योंकि अंकित मूल्य तो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। प्रश्न में दिया है कि कुर्सी के जो अंकित मूल्य है ना उस पर 10% की छूट दी जाती है। अगर 10% की छूट दे दी गई है तो उसके बाद वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा। अगर 120 का आप 10% निकालोगे तो ये 12 के बराबर आएगा। और यहाँ पर आपको ऐसा समझना है कि 12 रुपये की छूट दी गई है, तो 120 रुपये अगर वस्तु का अंकित मूल्य है और 12 रुपये की छूट दी गई है तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा, 108 रुपये में बेचा गया होगा। तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना आया है, 108 रुपये आया है। तो लाभ कितने का हो रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जितना अंतर है उसी से ही तो हमें पता लगेगा कि लाभ कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर लाभ तो हो ही रहा है, लेकिन कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है। आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे लाभ को, यानी कि लाभ कितना है, 8 रुपये का, बट्टे में लिखेंगे क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपये है, और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से ही करेंगे क्योंकि आंसर प्रतिशत में निकालना है। तो 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा लाभ प्रतिशत का कितना, 8%। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 200 ग्राम में तांबा और जस्ता का अनुपात 2:3 है। अनुपात को 3:2 बनाने के लिए इसमें तांबे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि मिश्र धातु है जो कि कितनी है, 200 ग्राम है, और 200 ग्राम मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है। प्रश्न में अनुपात दिया हुआ है, यह अनुपात है 2:3 के बराबर। फिर आगे प्रश्न में दिया है कि अनुपात को कितना बनाना है, 3:2 बनाना है, तो इसमें तांबे की मात्रा
मात्रा कितनी मिलानी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अनुपात अब कितना बनाना है, 3:2 बनाना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो जिंक की मात्रा है ना, वो तो समान ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि अनुपात जब 3:2 बनाना है तो मिलाना किसको है, तांबे को मिलाना है। तो जिंक का अनुपात तो यहाँ पर सेम ही होना चाहिए, लेकिन ये समान नहीं है। तो इस अनुपात को समान करने के लिए हमें यहाँ पर तो कितने का गुणा करना होगा, 2 का, और इस अनुपात में हमें 3 का गुणा करना होगा। तो अब आप देखो यहाँ पर अब अनुपात क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 2:3 था, ये तो बन जाएगा 4:6, और यहाँ पर जो ये 3:2 था, ये बन जाएगा 9:6। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जिंक का जो अनुपात है वो तो समान आ गया है, लेकिन तांबे के अनुपात में परिवर्तन परिवर्तन है, और ये परिवर्तन तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि तांबे की मात्रा तो हमें मिलानी ही है, तभी तो अनुपात 3:2 होगा ना। तो यहाँ पर तांबे की कितनी मात्रा मिलाई गई है, 5 यूनिट मिलाई गई है, क्योंकि पहले कितना था, तांबा 4 यूनिट था, और यहाँ पर जिंक कितना था, 6 यूनिट था। लेकिन अब जब तांबे की मात्रा मिला दी गई है तो यहाँ पर अब तांबे का जो अनुपात है वो तो 9 यूनिट हो गया है, लेकिन जिंक का अनुपात तो सेम ही रहेगा, क्योंकि जिंक को तो मिलाया ही नहीं गया है। तो अब हमें 5 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है, क्योंकि 5 यूनिट वह मात्रा होगी जो हमने तांबे की मिलाई है। तो यहाँ पर हमें 5 यूनिट की वैल्यू कैसे पता लगेगी, हमें आंसर ग्राम में देना है। और आप यहाँ पर देखिए प्रश्न में 1 ग्राम में जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी है, मिश्र धातु की है। और ये वैल्यू कौन सी है, जब यहाँ पर तांबे और जस्ता का जो अनुपात था वो कितना था, 2:3 था। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू दे रखी है ये 2:3 की है, और यही तो ये अनुपात है 4:6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये कुल अनुपात का योग करेंगे 4 और 6, तो ये कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। तो ये 10 यूनिट की वैल्यू ही प्रश्न में दे रखी है 200 ग्राम की। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम है। और हमें तो ज्ञात क्या करना है कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 5 यूनिट ही तो तांबा मिलाया गया है। जब 10 यूनिट किसके बराबर है, 200 ग्राम के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 यूनिट 100 ग्राम के बराबर होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा दूसरा व्यक्ति बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए जो है वो किसी कार्य को कितने समय में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। और बी के लिए दिया हुआ है कि बी को कितना समय लगता है उस कार्य को पूरा करने में, 30 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले तो कुल कार्य मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना होगा, लेकिन कुल कार्य हम क्या माने जिससे कि प्रश्न को हम आसानी से हल कर सके। तो यहाँ पर हमें कुल कार्य क्या मानना चाहिए, यहाँ पर आपको पता है कि जो दिनों की संख्या है, यानी कि यहाँ पर 20 दिन क्या है जिसमें ए जो है वो उस कार्य को पूरा कर रहा है, और यहाँ पर 30 दिन से हमें क्या पता लग रहा है कि बी जो है वो 30 दिन में उसी कार्य को पूरा कर रहा है। तो ये जो दिनों की संख्या है, अगर हम इनका लैसे ले लेंगे, यानी कि 20 और 30 का लैसे लेंगे, तो लैसे क्या आएगा, 60 आएगा। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 60 यूनिट क्या है, 60 यूनिट कुल कार्य है। तो अब हम यहाँ पर अब पता लगाते हैं कि दक्षता क्या होगी। दक्षता से तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि हम ए की दक्षता निकालेंगे तो उससे हमें ये पता लगेगा कि ए जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। अब आपको पता है कि कुल कार्य कितना है, यहाँ पर 60 यूनिट है। कुल कार्य 60 यूनिट है और हमें ए की दक्षता निकालनी है, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि ए जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो आपको पता है कि 60 यूनिट कुल कार्य है, और ए को इसी 60 यूनिट को, यानी कि कुल कार्य को करने में कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता होगा, अगर 20 दिन में वह 60 यूनिट कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा। तो यहाँ पर 60 लिखेंगे हम और बट्टे में लिखेंगे 20 दिन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के बराबर, यानी कि ए की दक्षता जो है ना वो कितनी है, 3 यूनिट है। ए जो है ना वो एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है, तो ए की दक्षता है 3 यूनिट पर डे। इसी प्रकार हम बी की दक्षता निकाल सकते हैं। बी को इसी कार्य को पूरा करने में, यानी कि 60 यूनिट कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 30 दिन का समय लग रहा है। तो बी जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता होगा, कुल कार्य 60 यूनिट है और बी को समय लग रहा है 30 दिन का। तो यहाँ पर जब हम 60 में 30 से भाग देंगे तो यहाँ पर बी की दक्षता कितनी आएगी, यहाँ पर बी की दक्षता आएगी 2 यूनिट पर डे, यानी कि बी जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर ए की दक्षता कितनी है, 3 यूनिट है,
और बी की दक्षता कितनी है, 2 यूनिट है। अब प्रश्न में तो पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को पूरा कर लेंगे। अगर ए और बी मिलकर कार्य करें तो एक दिन में ये कितना कार्य कर सकते हैं। आपको पता है ए तो कितना कार्य कर लेगा, 3 यूनिट, और बी कितना कार्य कर सकता है, 2 यूनिट। तो ए और बी कुल मिलाकर कितना कार्य कर लेंगे एक दिन में, एक दिन में ये 5 यूनिट कार्य को कर लेंगे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो कुल कार्य है वो कितना है, 60 यूनिट। जब ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकते हैं तो 60 यूनिट कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको कैसे निकालना होगा, 60 यूनिट कुल कार्य है और एक दिन में कर सकते हैं 5 यूनिट कार्य, तो कितना समय लगेगा इनको कार्य को पूरा करने में, 12 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।